हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 28 से 31 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में किसने अमृत ज्ञान कोश पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य भारत में सार्वजनिक प्रशासकों के लिए शासन प्रशिक्षण में सुधार करना है। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हाल ही में किसने अमृत ज्ञान कोश पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य भारत में सार्वजनिक प्रशासकों के लिए शासन प्रशिक्षण में सुधार करना है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ऐसा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो अमृत ज्ञान कोश पोर्टल है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो भारत में सार्वजनिक प्रशासकों के लिए शासन प्रशिक्षण में सुधार करना। और इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है IGOT प्लेटफॉर्म पे, जिसको ज्वाइंटली डेवलप किया गया है बाय द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एंड कर्मयोगी भारत। इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनोग्रेट किया एडवांस केस राइटिंग एंड टीचिंग वर्कशॉप। एडवांस्ड केस राइटिंग एंड टीचिंग वर्कशॉप और किसके तत्वाधान में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इन पार्टनरशिप विद द स्टैनफोर्ड लीडरशिप एकेडमी फॉर डेवलपमेंट एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश के शोधकर्ताओं ने हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन में प्रगति की है, जो पानी और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करता है और पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए फोटोकैटालाइटिक शीट के साथ एक विशेष रिएक्टर का उपयोग करता है। तो जापान के शोधकर्ताओं ने, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस देश के शोधकर्ताओं ने हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन में प्रगति की है, जो पानी और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करता है और पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए फोटोकैटालाइटिक शीट के साथ एक विशेष रिएक्टर का उपयोग करता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जापान के शोधकर्ताओं ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने कैंसर रोगियों के लिए mRNA वैक्सीन विकसित की है, तो रूस ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस देश ने कैंसर रोगियों के लिए mRNA वैक्सीन विकसित की है, तो रूस ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज की 11वीं बैठक किस देश में शुरू हुई, तो पहली बार ये आपका अफ्रीका में हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नामीबिया में। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज की 11वीं बैठक किस देश में शुरू हुई, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नामीबिया में। नामीबिया में कहाँ, विंडहोक में। नामीबिया में कहाँ, विंडहोक। इसके अलावा जो आपका ये बैठक था जिसका नाम है IPBES, तो सबसे पहले तो आपको ये भी याद रखना है IPBES स्टैंड्स फॉर इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो इसकी 11वीं बैठक में एक रिपोर्ट रिलीज किया गया था, द असेसमेंट रिपोर्ट ऑन द इंटरलिंकेज एमॉन्ग बायोडाइवर्सिटी, वाटर, फूड एंड हेल्थ, और इसे नेक्सस रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि नेक्सस रिपोर्ट को किसने लॉन्च किया, तो आपका आंसर क्या होगा, इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। और 5 नेक्सस एलिमेंट कौन से हैं, बायोडाइवर्सिटी, वाटर, फूड, हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है, तो भारत 39 पोजीशन पे है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, इसे जारी पब्लिश कौन करता है, तो इसे जो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक है, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसे पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये भी याद रखना है। और भारत की रैंक 2024 में है 39 एमॉन्ग 119 कंट्री। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में
भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन दो देशों ने भाग लिया? तो भारत है, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, ये हुआ कहाँ पे था? तो ओवर अरबियन सी, ये भी याद रखना है, एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्देशीय जल मार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जलवाहक योजना। अंतर्देशीय जल मार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जलवाहक योजना। इसके अलावा यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च द जलवाहक स्कीम टू incentivize cargo movement via inland waterways, marking a major step towards promoting sustainable and cost-effective transportation across National Waterways 1 Ganga, National Waterways 2 ब्रह्मपुत्रा and National Waterways 16 बराक रिवर। और इस योजना के तहत जल मार्ग के माध्यम से 300 किलोमीटर से अधिक दूरी पर माल परिवहन करने वाले कार्गो मालिकों को परिचालन लागत पर 35% तक आपका रीइंबर्समेंट मिलेगी। तो ये इस पॉइंट को आपको याद रखना है, की पॉइंट है, 35% तक प्रतिपूर्ति मिलेगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस आईआईटी के आई हब अवध, यहाँ पे अवध का मतलब क्या हुआ? एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब, हिंदी में क्या बोलेंगे? कृषि और जल प्रौद्योगिकी विकास हब ने हाल ही में एक ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे और नोड सिस्टम लॉन्च किया है। तो आईआईटी रोपर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किस आईआईटी के आई हब अवध एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब ने हाल ही में एक ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे और नोड सिस्टम लॉन्च किया है? तो आईआईटी रोपर ने। इसके अलावा आपको यहाँ से 2 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले BLE स्टैंड फॉर ब्लूटूथ लो एनर्जी, और दूसरा आपको याद रखना है अवध स्टैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब। और इसको लॉन्च किया गया है अंडर द नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, शॉर्ट में से बोलते हैं NMICPS। और इसके लिए फंडिंग कितने का किया गया है? 110 करोड़ का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वीबॉक्स और अन्य उल्लेखनीय संगठनों द्वारा प्रकाशित इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा राज्य 84% रोजगार क्षमता के साथ अग्रणी है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महाराष्ट्र। वीबॉक्स और अन्य उल्लेखनीय संगठनों द्वारा प्रकाशित इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा राज्य 84% रोजगार क्षमता के साथ अग्रणी है? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 आया, इसे किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? तो बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII इन कोलैबोरेशन विथ वीबॉक्स। वीबॉक्स क्या है? ये टैलेंट असेसमेंट एजेंसी है एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE। महाराष्ट्र 84% रोजगार क्षमता के साथ पहले स्थान पे है। इसके बाद है दिल्ली, फिर कर्नाटक है 75%, फिर आंध्र प्रदेश है 72% और 5वें स्थान पे है केरल और फिर है उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस तकनीकी दिग्गज ने सोरा पेश किया है, जो एक अत्याधुनिक AI उपकरण है जो लिखित आदेशों को वीडियो में बदल देता है, टेक्स्ट टू वीडियो तकनीक में प्रगति को चिन्हित करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को सहजता से कल्पनाशील सामग्री बनाने की अनुमति मिलती है? तो किसने पेश किया है? OpenAI ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। किसके लिए है फिर? ओनली फॉर ChatGPT प्लस एंड प्रो सब्सक्राइबर। तो ये इंपॉर्टेंट है। किसके लिए है? ओनली फॉर ChatGPT प्लस एंड प्रो सब्सक्राइबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2025 में 12वीं पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप का मेजबान कौन सा देश है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। 2025 में 12वीं पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप का मेजबान कौन सा देश है? तो भारत। इसके अलावा 2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले एशिया में
आपका ये चौथी बार होगा और भारत में शायद है भारत में पहली बार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का मेजबान कौन सा देश है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का मेजबान कौन सा देश है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारत। इंडिया टू होस्ट ISSF जूनियर वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025। और ऐसा तीसरी बार है जब इंडिया ने टॉप ISSF लेवल इवेंट को हेल्ड करेगा। इससे पहले सीनियर वर्ल्ड कप भोपाल में हुआ था 2023 में, और दूसरा आपका था सीजन एंडिंग ISSF वर्ल्ड कप फाइनल अर्लियर दिस ईयर। और तीसरी बार भारत ISSF का कोई इवेंट क्या करेगा में इवेंट की मेज़बानी करेगा कब? 2025 में। क्या नाम है? ISSF जूनियर विश्व कप 2025। तो इसकी मेज़बानी कौन करेगा? हमारा देश भारत। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 की मेज़बानी किस राज्य ने की है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा उत्तराखंड। और ये पहली बार है जब किसी हिमालयी राज्य ने इसकी मेज़बानी की है। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 की मेज़बानी किस राज्य ने की है? तो उत्तराखंड। और इसकी थीम क्या है? थीम इंपॉर्टेंट है, डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। ये इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नवे अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वी रामा सुब्रमण्यम। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नवे अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वी रामा सुब्रमण्यम। 3 साल के लिए कब तक रहेंगे? दिसंबर 2027 तक। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोलमपुर में आयोजित 2024 एशिया प्रशांत बधिर खेलों एशिया पैसिफिक डिफ गेम में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 55 मेडल जीते। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले जो 2024 में एशिया प्रशांत बधिर खेल हुआ था, कहाँ पे हुआ था? मलेशिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ? मलेशिया में कहाँ? कोलमपुर में। भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? तो भारत ने 55 मेडल जीते, जिसमें आपका 8 गोल्ड था, 8 गोल्ड यानी 8 स्वर्ण पदक, 18 आपका था सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज कांस्य पदक। और भारत कौन से स्थान पे रहा? तो भारत 5वें स्थान पे रहा। कितने देशों के बीच? एमॉन्ग 21 कंट्रीज। और जो आपका ये गेम हुआ था एशिया पैसिफिक डिफ गेम, ये आपका 10वां एडिशन था। 10वां एडिशन था 2024 में। टोटल 68 मेंबर का टीम था, 68 मेंबर इंडियन टीम था आपका, जिसमें 42 मेन और 26 वुमेन थी। तो ये सारे एक एक पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक हालिया अध्ययन के अनुसार आर्कटिक महासागर में किस वर्ष तक अपना पहला बर्फ मुक्त दिन फर्स्ट आइस फ्री डे होने का अनुमान है? द आर्कटिक ओशियन में सी इट्स फर्स्ट आइस फ्री डे when its waters have less than 1 million square kilometer of sea ice by 2030। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2023। एक हालिया अध्ययन के अनुसार आर्कटिक महासागर में किस वर्ष तक अपना पहला बर्फ मुक्त दिन होने का अनुमान है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2023। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने डार्क ईगल नामक एक उन्नत एंटी मिसाइल प्रणाली विकसित की है, जिसे मिसाइल रक्षा में तकनीकी प्रगति का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? तो डार्क ईगल एक उन्नत एंटी मिसाइल प्रणाली है, जिसे किसने डेवलप किया है? अमेरिका ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। भारत हाल ही में आधिकारिक तौर पर हरित स्टील को परिभाषित करने वाला पहला देश बन गया है, जिसमें प्रति टन तैयार स्टील में 2.2 टन से कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के साथ उत्पादित स्टील शामिल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग बढ़ाना है। तो ये आपका आयोजित कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग बढ़ाना है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली। और जो इम्पोर्टेंट है वो क्या याद रखना है, 3 डे कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, 3 दिन का आपका सम्मेलन था। और इस कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था? इस सम्मेलन का आपका थीम था प्रोमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, लिवरेजिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये थीम इंपॉर्टेंट है। जो 3 दिवसीय सम्मेलन था, इसकी थीम क्या थी? प्रोमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, लिवरेजिंग एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो ये थीम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। नई दिल्ली में हुआ, किसने चेयर किया? आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अपने कर समझौते से सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र खंड को हटाने की घोषणा की है? तो स्विट्जरलैंड ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अपने कर समझौते से सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र खंड को हटाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्विट्जरलैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीति आयोग ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ यूथ को लैब पहल शुरू की है? तो यूएनडीपी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूएनडीपी। नीति आयोग ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ यूथ को लैब पहल शुरू की है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूएनडीपी। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। द अटल इनोवेशन मिशन, जो कि नीति आयोग का है, एंड द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम in partnership with City Foundation have officially launched the 7th edition of the, ये याद रखना है, important है, 7th edition of the Youth Co-Lab Innovation National Innovation Challenge for 2024 to 2025। याद क्या रखना है? अभी हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का है, एंड द यूएनडीपी इन पार्टनरशिप विथ सिटी फाउंडेशन, इन्होंने लॉन्च किया है 7th एडिशन किसका? यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर 2024 टू 2025। और जो आपका यूथ को लैब है, ये आपका को क्रिएट हुआ था 2017 में, किसके द्वारा? यूएनडीपी और सिटी फाउंडेशन के द्वारा। और इसका एम क्या है? जो यूथ को लैब है, जो कि को क्रिएट हुआ था 2017 में यूएनडीपी और सिटी फाउंडेशन के द्वारा, इसका एम है टू एम्पावर एंड इन्वेस्ट इन यूथ टू एक्सेलरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थ्रू लीडरशिप, सोशल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इंडिया में यूथ को लैब लॉन्च हुआ था 2019 में इन कोलैबोरेशन विथ अटल इनोवेशन मिशन, जो कि नीति आयोग का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने हाल ही में किस शहर में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया? जियो साइंस म्यूजियम का। तो ग्वालियर में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारी उद्योग मंत्रालय ने भारतीय पूंजीगत सामान क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से 4 समर्थ केंद्र स्थापित किए हैं। समर्थ का मतलब है, तो यहाँ पे समर्थ का मतलब क्या है? स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब। समर्थ स्टैंड्स फॉर, सिंपली आपको याद रखना है, समर्थ किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, भारी उद्योग मंत्रालय ने। और स्कीम किसके लिए है? स्कीम फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ कम्पिटिटिवनेस इन द इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर। और 4 समर्थ केंद्र स्थापित किए गए हैं। समर्थ का मतलब क्या होगा? स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और 4 जो समर्थ केंद्र स्थापित किए गए हैं, कहाँ पे किए गए हैं? तो एक आपका हो गया सेंटर फॉर इंडस्ट्री 4.0 पुणे में, IIT दिल्ली EIA फाउंडेशन फॉर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग IIT दिल्ली में, I4.0 इंडिया IISc बेंगलुरु। और चौथा आपका है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग डेमो एंड डेवलपमेंट सेल CMTI बेंगलुरु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
टेस्ट एटलस ने हाल ही में 2024-25 के लिए दुनिया के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ खाद्य शहरों के लिए अपनी रैंकिंग प्रकाशित की। कौन सा भारतीय शहर टॉप 10 में है? तो आपका मुंबई है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। टेस्ट एटलस ने हाल ही में 2024-25 के लिए दुनिया के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ खाद्य शहरों के लिए अपनी रैंकिंग प्रकाशित की। कौन सा भारतीय शहर टॉप 10 में है? तो आपका मुंबई में है। अब यहाँ से टॉप 10 देख लेते हैं। तो ग्लोबल वैश्विक स्तर पे पहले स्थान पे है नेपलिस, इटली का शहर है, रेटिंग है 4.8। मिलान दूसरे स्थान पे इटली का ही है। बोलोग्ना इटली का ही है, तो 1 2 3 इटली है। चौथा भी आपका इटली है, फ्लोरेंस। पाँचवें पे है मुंबई, पाँचवें पे है मुंबई, ये इंपॉर्टेंट है। तो मुंबई का रैंक क्या है? 5वां है। छठे पे है रोम, इटली का ही है। सातवें पे है पेरिस, फ्रांस। आठवें पे है वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है। 9वें पे है तुरीन जो कि इटली में है। और 10वें पे है ओसाका जो कि जापान में है। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखना है, एशिया से 2 शहर है आपका। एशिया कॉन्टिनेंट से 2 सिटी है। कौन कौन सा है? एक तो मुंबई हो गया आपका, मुंबई की रैंक है 5th। और ओसाका जो कि जापान में है, ओसाका की रैंक है 10th। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में इटली ने किस देश के राष्ट्रपति को नागरिकता प्रदान की? तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि इनके जो ग्रैंड पेरेंट थे, जो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है जेवियर मिलेई, नाम भी याद रखना है, जेवियर मिलेई, तो इटली से ही थे। हाल ही में इटली ने किस देश के राष्ट्रपति को नागरिकता प्रदान की? तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को। उनका नाम क्या है? जेवियर मिलेई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैया संधू ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो मोल्दोवा। अच्छा, मोल्दोवा ने भी हाल ही में ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, दिसंबर 2024 में। मैया संधू ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो मौली। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, गुड़िया किसका शुभंकर था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? मौली। अच्छा, 38वां राष्ट्रीय खेल हो कहाँ पे रहा है? तो आपका ये उत्तराखंड में हो रहा है। कहाँ पे? उत्तराखंड में आपका 25 जनवरी से स्टार्ट होगा शायद। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, ये जो 38वां राष्ट्रीय खेल है, इसमें आपका शामिल किया गया है ट्रेडिशनल स्पोर्ट लाइक योगा एंड मल्लखम। ये याद रखना है, योगा एंड मल्लखम। मैस्कॉट का नाम क्या है? मौली है। और जो ये मैस्कॉट है आपका, शुभंकर है, किससे इंस्पायर्ड है? तो मोनल स्टेट बर्ड है उत्तराखंड का, इससे इंस्पायर्ड है। और टैगलाइन क्या है 38वें राष्ट्रीय खेलों का टैगलाइन क्या है? संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक, शिखर तक। ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेता को उनके सिनेमाई काम के माध्यम से सेना में उनके योगदान को चिन्हित करते हुए अमेरिकी नौसेना के विशिष्ट लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टॉम क्रूज को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इनका पूरा नाम कुछ और है, थॉमस करके, लेकिन आपको ऑप्शन में टॉम क्रूज ही मिलेगा। हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेता को उनके सिनेमाई काम के माध्यम से सेना में उनके योगदान को चिन्हित करते हुए अमेरिकी नौसेना के विशिष्ट लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? टॉम क्रूज को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन एक प्रतिष्ठित भारतीय शिक्षाविद है जिन्हें भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल से प्रतिष्ठित सम्मान मिला, जो थिम्पू में भूटान के 117वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के दौरान हुआ था? तो किन्हें मिला है? अरुण कपूर जी को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अरुण कपूर जी ने, इन्होंने स्कूल सेटअप किया है इंडिया में, भूटान में और ओमान में, और इनको सम्मानित किया गया है बूढ़ा मार्क, जिसे रेड स्कार बोलते हैं। बूढ़ा मार्क ही याद रखना इंपॉर्टेंट है। बूढ़ा मार्क यानी रेड स्कार। और पतंग से, पतंग का मतलब क्या हुआ? सेरेमोनियल स्वॉर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2024 में भारत को अनुमानित रूप से कितने मूल्य का रेमिटेंस प्राप्त हुआ, जो किसी भी वर्ष में किसी देश के लिए सबसे अधिक है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 129.1 बिलियन USD। ये इंपॉर्टेंट है।
2024 में भारत को अनुमानित रूप से कितने मूल्य का प्रेषण रेमिटेंस प्राप्त हुआ, जो किसी भी वर्ष में किसी देश के लिए सबसे अधिक है? तो 129.1 बिलियन USD। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ग्लोबल रेमिटेंस का कितना है, जो कि 14.3% है। इसके अलावा पहले स्थान पे तो इंडिया रहा, पहले स्थान पे इंडिया रहा 129.1 बिलियन USD। सेकेंड पे आपका मैक्सिको है, मैक्सिको सेकेंड पे है। चाइना आपका थर्ड पे रहा, फोर्थ पे फिलीपींस रहा और पाँचवें पे पाकिस्तान। तो ये रैंकिंग पूछता है, आपको याद रखना है। आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मसाली गांव देश का पहला सौर सीमा गांव सोलर बॉर्डर विलेज बन गया है? तो ये आपका कौन से राज्य में है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुजरात में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मसाली गांव देश का पहला सौर सीमा गांव सोलर बॉर्डर विलेज बन गया है? तो गुजरात आपका। या आपसे एग्जाम में गांव का नाम भी पूछ सकता है, तो गांव का नाम क्या है? मसाली। ये भी याद रखना है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।